So now we are going to study the properties and laws of set operations। जो हमने अभी लॉज पढ़े हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन जो भी पढ़ लिया हमने, तो उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ लॉज हैं जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट लॉ है हमारे पास, द फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। नाउ व्हाट डज दिस लॉ स्टेट? ये लॉ कहता है कि अगर हम कहें कि लेट यू बी एनी यूनिवर्सल सेट, ऑब्वियसली मैंने पहले भी मेंशन किया था कि कभी भी हम कोई भी सेट सपोज करेंगे तो उससे पहले किसी यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करेंगे। तो इस तरह यू को कोई भी यूनिवर्सल सेट सपोज कर लीजिए एंड लेट कैपिटल ए बी एनी सबसेट ऑफ दिस यू। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट कि ए की यूनियन अगर ए से करेंगे तो वापस ए आ जाएगा, एंड ए की इंटरसेक्शन अगर ए से करेंगे तब भी वापस ए आ जाएगा, विच इज ट्रू फॉर ऑल ए विच आर दी सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि यूनियन अपने सेट के अपने आप से ही करेंगे तो दैट विल गिव यू द सेम सेट। सिमिलरली इंटरसेक्शन उस सेट की करेंगे तो सब कुछ ही कॉमन है तो वो सेम सेट आ जाएगा। तो आई डोंट थिंक इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा समझना चाहिए। वी कैन टेक एनी एग्जाम्पल एंड यू कैन सी द सेम सेट इज गोइंग टू कम। सो सेकेंड is identity law. Now what is this identity law? जैसे एक मैं इसके बारे में पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। जैसे हमने अर्थमेटिक में पढ़ा हुआ है कि कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए, उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस ए आ जाता है। सिमिलरली अगर कोई भी रियल नंबर उठाते हैं तो उसमें 0 ऐड कर दीजिए, वापस ए आ जाता है। तो इसमें ए कुछ भी हो सकता है, ए इज एनी वेरिएबल, लेकिन ये 1 और 0 कांस्टेंट रहते हैं। 1 को हम यहाँ पे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड हेयर 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ये फिक्स रहेंगे, चेंज जो करने वाला है वो सिर्फ ए है। ए कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए, 1 2 3 या √3 √4 कुछ भी, उसमें 0 ऐड करेंगे तो वापस ए आएगा। सिमिलरली कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए, उसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ए आएगा। तो सच नंबर्स आर कॉल्ड आइडेंटिटीज। मल्टीप्लाई ऑपरेशन जो है अर्थमेटिक में, उसमें 1 को आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल देते हैं, और जो प्लस का ऑपरेशन है उसमें आप 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोल देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ ये स्टेट करता है कि अगर ए की आप इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से करते हैं तो वापस ए आने वाला है। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। अगर आप वेन डायग्राम को एक बार ध्यान से देखें तो ये हमारे पास ए है, तो ए की अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूँ यूनिवर्सल सेट से तो वापस क्या आने वाला है, ए ही आने वाला है। सो दिस इज ट्रू फॉर एनी ए, मतलब यहाँ पे ए वेरिएबल है, कोई भी ए उठा लीजिए जो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो यू चेंज नहीं होने वाला। हर बार उसकी इंटरसेक्शन यू से करेंगे तो ए आएगा। तो यहाँ पे यू जो होता है यूनिवर्सल सेट, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन। दिस इज द आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन। सिमिलरली वी कैन से यूनियन में भी आइडेंटिटी होती है। आप ए की यूनियन ऑब्वियसली एम्प्टी सेट के साथ कर दीजिए तो वापस क्या आ जाएगा, ए। एम्प्टी सेट कांस्टेंट रहेगा बट ए चेंज हो सकता है। दिस इज ट्रू फॉर एनी ए यू टेक इन यू। तो आई जस्ट करेक्टेड इन यू। सो फाई जो होता है यहाँ पे, जो एम्प्टी सेट है हमारा, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी for union. So these are two basic properties, idempotent laws and identity laws. So let's proceed further to the third law. थर्ड हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। द नेम कॉम्यूटेटिव आपने जूनियर क्लासेस से ही पढ़ा हुआ है। जैसे एडिशन में आपने पढ़ा है कि a प्लस बी करें या b प्लस a करें, सेम आंसर आने वाला है। सिमिलरली a इंटू बी करें या b इंटू a करें, सेम आंसर आने वाला है। तो सेम वे कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे क्या कहता है कि a की यूनियन अगर आप a से करते हैं, a की यूनियन अगर आप b से करते हैं, तो b की यूनियन a से करते हैं तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स। दिस इज ट्रू फॉर ऑल a and b which are subsets of universal set. Similarly वन कैन से ए की इंटरसेक्शन अगर आप बी से करते हैं
या बी की इंटरसेक्शन आप ए से करते हैं तो वो भी सेम आने वाली है। क्वाइट ऑब्वियस, ये भी कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है। आप दो एग्जांपल्स ले लीजिए, ए यूनियन बी करेंगे, कलेक्ट ही करना है, एलिमेंट्स को इकट्ठा ही करना है और ऑर्डर की तो कोई इंपॉर्टेंस होती ही नहीं है। तो ऑब्वियस है कि जब दो भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3, जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बी है 3 4 5, तो आप चाहे ए की यूनियन बी से करिए, बी की यूनियन ए से करिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, करेक्ट। सो सेम वे इंटरसेक्शन ए की बी से करिए, बी की ए से करिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। लेट्स मूव टू फोर्थ प्रॉपर्टी। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी फिर से। ऑल दीज प्रॉपर्टीज व्हाट वी आर डूइंग इज आर ऑल इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी एप्लीकेशन में काम आती हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए, वैसे दिस इज द ए पार्ट, जिसका पहला पार्ट है, ए इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये हमेशा याद रखें कि कोई भी सेट की अगर आप यूनियन करते हो किसी और सेट के साथ, तो हमेशा वो जो सेट बनेगा यूनियन करने वाला, वो पिछले सेट को कंटेन करेगा। मीन्स ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये मैं वेन डायग्राम से जल्दी से समझा देता हूँ, क्योंकि इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कि जैसे ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो अगर मैं ए की यूनियन करता हूँ बी से, तो देखिए उसमें ए भी कवर हो रहा है और बी भी कवर हो रहा है, कोई सी इशू नहीं है इसमें। फिगर से क्लियर है कि ए भी कवर हो जाएगा और बी भी कवर हो जाएगा इन दिस टोटल यूनियन इन वेन डायग्राम। तो प्रूफ भी आसानी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप चेक कर सकते हैं। प्रूफ इज़ वेरी इजी। जैसे मैं इस पार्ट का प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूव इट हेयर, कि अगर मैं कहूँ लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि एक्स जो है वो ए में भी आ सकता था, यूनियन में भी आ जाएगा, ए और बी, बिकॉज वेन एवर एक्स इज इन ए, तो ऑब्वियस है वो यूनियन में आएगा ही आएगा। बिकॉज यूनियन हमें डिफाइन कैसे की जाती है, यूनियन कहता है कि वो वाले वाई कलेक्ट कर लेने हैं सच दैट वाई या तो ए में है या बी में है, तो दोनों में से किसी भी एक में हुआ तो वो यूनियन में आ जाएगा। सो क्लियरली बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट शो करना है तो एवरी एलिमेंट इन ए मस्ट बी इन बी। तो यहाँ पे बी की जगह ए यूनियन बी है, सो देयरफॉर ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, एंड सिमिलरली बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी विद इन दिस इज कि इंटरसेक्शन की अगर बात करें, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो ए में भी है एज वेल एज बी में भी है, मतलब दोनों में होना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि इट विल बी अ सबसेट ऑफ ए एंड ऑल्सो बी। अगेन ये आप फिगर से देख सकते हैं, इफ आई ड्रॉ द फिगर द वेन डायग्राम फॉर द सेम, तो ये आपके पास अगर ए है, ये आपके पास अगर बी है, तो यू कैन क्लियरली सी दिस वॉज माई ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच वाला एरिया, तो ये ए में भी आ रहा है, इट इज़ विद ए ऑल्सो एज वेल एज इट इज़ विद बी ऑल्सो। तो जो इंटरसेक्शन है दोनों की वो ए में भी आएगी और बी में भी आएगी। सो वेन डायग्राम से भी क्लियर है, और वैसे भी ऑब्वियस है कि अगर आप चेक करें द प्रूफ ऑफ दिस, से आई प्रूव दिस, आप थ्योरेटिकली भी इसे प्रूव कर सकते हैं। कैसे? लेट कर लेंगे कोई भी एलिमेंट एक्स विच इज़ इन ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज इसका मीनिंग हो जाएगा कि वो ए में भी है एंड वो बी में भी है। तो अगर वो ए में आ गया तो ऑब्वियस ये हमें तो इतना ही चाहिए कि वो ए में है, क्योंकि एंड बी है ना, तो ये तो पक्की बात है कि दोनों में है। तो हमारे लिए तो मेन टारगेट ए है इस प्रूफ के लिए। तो जो ए इंटरसेक्शन बी में है वो ए में भी है, सो दिस सर्टनली इम्प्लाइज कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो जाएगा ए का, एंड सिमिलरली वी कैन से कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो जाएगा बी का। अब इसमें कुछ स्पेशल केस मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है, अ वेरी इंपॉर्टेंट केस इन दिस विद इन दिस। वो केस क्या है? एक सिंपल सी डेफिनेशन है, पहले मैं बता दूं। कंपेरेबल सेट्स क्या होते हैं? ये कई बार क्वेश्चन में वो टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं कि द गिवन टू सेट्स विच आर कंपेरेबल। कंपेरेबल मीन्स ए एंड बी आर said to be comparable if either A is subset of B और B is subset of A। दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो जाए, वी कैन से दे आर कंपेरेबल। मीन्स आप कह सको कि कोई भी एक सेट दूसरे से छोटा है। मीन्स अगर आप वेन डायग्राम में जाए तो एक सेट जो होगा वो दूसरे सेट के अंदर कंटेन्ड हो जाएगा। यू कैन से दिस इज आउटर सेट इज, यू कैन से A
और बीच वाला सेट अगर बी कह दें तो मीन्स बी सबसेट ऑफ ए हो गया। दिस इज हाउ वी शो इन दी वेन डायग्राम। तो दोनों में एक अगर छोटा हो जाए एक बड़ा हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस अगर सबसेट नहीं होगा तो आप कभी भी एक सेट को छोटा या दूसरे सेट को बड़ा नहीं कह सकते। जैसे यहीं पे देख लीजिए, ये एग्जांपल जो हमने लिया था इसमें बी और ए में कुछ भी कंपेयरिंग नहीं था, तो ऑब्वियसली हम इसमें ये नहीं कह सकते कि कौन सा सेट बड़ा है कौन सा छोटा है। ऑब्वियसली साइज में तो बी ही छोटा है, बट इन जनरल आप ये नहीं बोल सकते कि ए एंड बी में से बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है, अनटिल अनलेस अगर उनमें से एक सेट दूसरे के अंदर कंटेन ना हो। तो जब कंपेरेबिलिटी आ जाती है तो उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि इफ़ दे आर कंपेरेबल, तो इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, मैं ए को बी का सबसेट ले लेता हूँ से, अभी कंसिडर एक केस को कर लेते हैं दूसरे की बजाय, तो हमेशा याद रखें देन यूनियन जो है वो बड़ा सेट आ जाएगी। फिगर से क्लियर है, देखिए अगर आप ए को बी का सबसेट लेते हैं, सेम मैं इसके करेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मैंने जो लिखा है उसके हिसाब से लिखते हैं। जो बड़े वाला सेट है उसे हम बी ले लेते हैं अभी, और जो छोटे वाला सेट है उसे ए ले लेते हैं, बिकॉज मैंने ए सबसेट ऑफ बी सपोज किया हुआ है। तो बी बाहर वाला है, ए अंदर वाला है, तो जब आप यूनियन करेंगे तो ऑब्वियसली यूनियन में क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा बी आ जाएगा। वी कैन सी यूनियन में पूरा का पूरा बी आ गया, करेक्ट। और इसी तरह इंटरसेक्शन में आपका छोटे वाला सेट आ जाएगा, ये जो बीच में है, दिस एंटायर सेट जो हमने बीच में बनाया था, ये सारा का सारा आ जाएगा, करेक्ट। सो ए इंटरसेक्शन बी बिकम्स ए। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, और प्रूफ भी कोई इसका दिक्कत वाला नहीं है, मैं प्रूफ कर देता हूँ। तो एक क्वेश्चन ही बना के प्रूव कर लेते हैं कि इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। एक मैं यहाँ पे पॉइंट रेस करना चाहूँगा जस्ट फॉर मोर क्लैरिटी, कि पेपर में अगर कुछ भी आपको प्रूव करने के लिए आता है तो उसको वेन डायग्राम जब तक मेंशन ना हो कि प्रूव इट बाय वेन डायग्राम या शो इट बाय वेन डायग्राम, आप उसको थ्योरेटिकली ही प्रूव करेंगे जैसे हमने पहले प्रूव किया है। तो इसलिए मैं वेन डायग्राम से भी समझा रहा हूँ और उसको थ्योरेटिकली भी बता रहा हूँ। सो थ्योरेटिकली मूव करते हैं, तो लेट अस प्रूव दिस। से ए सबसेट ऑफ बी है, तो इसका मीनिंग क्या है, दैट इज इफ x बिलोंग्स टू a दिस सर्टेनली इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। तो इस चीज़ को मैं यूटिलाइज करूँगा। सो नाउ हमें इतना तो पता ही है सिंस कि b जो है वो सबसेट हो जाएगा a यूनियन b का बाय अबव प्रॉपर्टी। पर जो प्रॉपर्टी लिखी है उससे अगर आप चेक करें तो हमने ये पढ़ा है कि b हमेशा सबसेट रहेगा यूनियन का। नाउ उल्टा शो कर देते हैं, हम कहते हैं लेट x इज एनी एलिमेंट इन यूनियन, क्योंकि अब मेरा टारगेट क्या होगा, मैं यहाँ पे प्रूव करना चाहता हूँ कि यूनियन सबसेट है b का, यूनियन इज सबसेट ऑफ b। क्योंकि अगर मैंने ऐसे शो कर लिया कि यूनियन इज सबसेट ऑफ b, तो एक बात तो पक्की है कि b a यूनियन b का सबसेट था और यूनियन b का सबसेट है, तो दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। इक्वालिटी ऑफ सेट्स में हमने पढ़ा था, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट हो जाए और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट हो जाए तो दोनों सेट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो मैं ए यूनियन बी में मान लेता हूँ, तो इसका मीनिंग क्या होगा, दिस विल सर्टनली इम्प्लाई कि x इज आइदर इन a और x इज इन b। और एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो कुछ भी a में होगा वो b में हो जाएगा। तो थ्योरी के हिसाब से सेकेंड थिंग तो मैंने वैसे ही लिख दी, x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b, बट जो a में है वो b में आ गया बिकॉज a वो सबसेट ऑफ b। तो b में आ गया और b में आ गया, तो आप टेक्निकली क्या कह रहे हो, x बिलोंग्स टू b ओनली, एक ही बार लिख देते हैं क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम ही है, ऑलराइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हो गया, सो देयरफॉर a यूनियन b इज ऑल्सो सबसेट ऑफ b। सो अगर मैं कंबाइन करूँ, से दिस इज फर्स्ट, से दिस इज सेकेंड, सो देयरफॉर 1 and 2 implies a union b is equal to a। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहली प्रॉपर्टी। तो अब हम सेकंड प्रॉपर्टी को शो करते हैं। से दी सेकंड वाज दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, से आई टेक दिस एज 1, नाउ आई एम शोइंग द सेकंड पार्ट। सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, से मूव टू सेकंड पार्ट। तो ऑल्सो वी नो सिंस a इंटरसेक्शन b ऑटोमेटिकली a का सबसेट हो जाती है अगेन बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी, सो आई विल नेम दिस एज से इक्वेशन 3, क्योंकि 1 2 मार्क कर चुका हूँ पहले। ऑलवेज
नाउ लेट एनी एलिमेंट x इज इन a, तो अगर x a में है तो दिस इम्प्लाइज x b में हो जाएगा, बिकॉज a was सबसेट ऑफ b, दैट इज x इज इन a एंड x इज इन b, क्योंकि अगर a में माना है तो वो b में भी हो जाएगा, तो इसका मतलब a एंड b दोनों में है, तो जिसका मीनिंग होगा कि वो जब भी x a में हो एंड b में हो गया तो बाय डेफिनेशन ये इंटरसेक्शन में हो गया। सो देयरफॉर जो भी a में है वो इंटरसेक्शन में है, सो दैट इम्प्लाइज कि a बिकम्स सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। सो टेक दिस एज 4, तो ये अगर हमने 4 ले लिया तो 4 और 3 को कंबाइन करें वी गेट 3 एंड 4, देयरफॉर 3 and 4 implies A intersection B becomes equal to A, because LHS RHS का सबसेट है और RHS LHS का सबसेट है, so this implies they are equal, correct? So this is also proved and this is also proved. Say we try another question, एक क्वेश्चन को कोशिश करते हैं करने की। Say let A and B be any two sets such that A union B is equal to A intersection B, then prove that A is equal to B। देखिए ये क्वेश्चन ना अगर रिवर्स में दिया होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि अगर ये दिया होता कि A इज इक्वल टू B है तो ऑब्वियस है A यूनियन B हमारा A यूनियन A ही बन जाएगा, क्योंकि अगर A इज इक्वल टू B दे दिया जाए रिवर्स में, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो A इज इक्वल टू B का मतलब था कि A यूनियन A हमारा A ही बन जाना है, तो ऑब्वियस है, और A इंटरसेक्शन B भी हमारा जो A है वो भी A ही बन जाएगा, बिकॉज B A के बराबर है, तो मैंने B की जगह A पुट किया है, तो दोनों A बन जाएंगे, तो ऑब्वियसली दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल। तो रिवर्स वे में शो करना है, तो गिवन आपको दिया हुआ है, गिवन इज A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, और टू प्रूव है A इज इक्वल टू B, तो ऑब्वियसली हमारा टारगेट क्या रहेगा, दैट इज A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A। तो मेरा पहला टारगेट होगा टू प्रूव में A सबसेट ऑफ B। ये मैं स्टेप वाइज इसलिए लिखता हूँ क्योंकि एग्जाम्स में जब भी आप सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करते हैं स्टेप्स की बहुत वैल्यू होती है, तो इसलिए स्टेप्स लिखते वक्त कभी भी हमें शॉर्टकट नहीं यूज़ करना है, कोशिश करनी है लीस्ट से लीस्ट स्टेप यूज़ किया जाए और प्रॉपरली यूज़ किया जाए। A सबसेट ऑफ B, तो कैसे शो करेंगे, लेट X बिलोंग्स टू A। तो एक बात तो पक्की है जो हमने पहले भी पढ़ा था, X बिलोंग्स टू A यूनियन B, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर कभी भी A में है तो हमने पढ़ा था बिकॉज A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B हमेशा। तो अगर A यूनियन B में आ गया तो यूजिंग 1 किस में आ जाएगा, X विल बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 वो दिया हुआ है आपको। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग है कि वो A में भी है एंड B में भी है, बट हमें A से तो कोई लेना देना है ही नहीं क्योंकि वो तो हमने मान ही रखा है। तो हमारे लिए बेसिक केस क्या आ गया, एंड लगने के कारण हमारे पास क्या आ गया कि आई एम श्योर X किस में है, B में है, मीन्स कुछ भी A में होगा तो वो B में सर्टनली होगा। सो देयरफॉर A सबसेट ऑफ B। तो सिमिलरली B कैन शो B सबसेट ऑफ A, क्योंकि जो आपने X A में माना है उसको B से शुरू करके सेम स्टेप्स को रिपीट कर दीजिए, एंड में A आ जाएगा, तो B सबसेट ऑफ A आ जाएगा। सो देयरफॉर A बिकम्स इक्वल टू B। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जो आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, से दिस इज प्रॉपर्टी नंबर, if I move back, we have done already 4 प्रॉपर्टीज कर चुके हैं हम, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है हमारे पास
कि कैंसलेशन लॉ फेल्स। अब ये कैंसलेशन लॉ क्या है, एक बार मैं इसके ऊपर भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आपने कई बार पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो a और a कैंसिल हो जाता था, b इज इक्वल टू सी आ जाता था। सिमिलरली अगर a इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी है और a ज़ीरो नहीं है, ऑब्वियसली ज़ीरो नहीं लेते हैं कैंसिल करते वक्त इसमें मल्टीप्लिकेशन में, तब भी कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे इफ़ a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c है, तो इट मे नॉट इम्प्लाई b इज इक्वल टू सी। ये ज़रूरी नहीं है कि b c के बराबर है। सिमिलरली इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c, देन इट मे नॉट इम्प्लाई b इज इक्वल टू c। एक रूल अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो हमें हमेशा 11th-12th के मैथमेटिक्स में यूज़ करना है, या फ्यूचर में कभी भी थ्योरेटिकल प्रूफ करिए उसमें यूज़ करना है, कि अगर कभी भी प्रूव करना हो तो ये जनरली किया जाता है, जनरल एलिमेंट्स लेकर, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, जनरल एलिमेंट माना है। लेकिन अगर कभी भी डिसप्रूव करना हो तो डिसप्रूव हमेशा एक काउंटर एग्जाम्पल से लिया जाता है। मतलब आप कोई ना कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बना दीजिए जिसमें वो चीज़ होल्ड नहीं करती, तो ऑब्वियसली वो जनरली तो आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। अगर आप, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, जब भी प्रूव करेंगे तो जनरल सी चीज़ मानकर प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें जनरल में ट्रू करना है, यूनिवर्सली ट्रू करना है उसको। लेकिन कभी भी डिसप्रूव करना है तो कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए कि वो चीज़ वहाँ पे ट्रू नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली वो डिसप्रूव हो जाएगा, क्योंकि वो जनरल में एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, से ए कंसिडर करते हैं 1 2 3 4, बी कंसिडर करते हैं 3 4 5 एंड सी कंसिडर करते हैं 3 4 5 7, और यू कैन से ऐसे कंसिडर करते हैं कि सबसेट भी ना लगे 3 4 7 8। सो इफ़ यू सी, आपके पास सर्टनली बी सी के बराबर नहीं है, मैंने पहले ही बी सी के बराबर नहीं लिया। लेकिन अब चेक करें, ए यूनियन बी जो आएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा, नॉट यूनियन, इस केस में इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो 3,4 आएगा। एंड सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी जो आएगा वो भी 3,4 आएगा। मीन्स दे आर इक्वल, बट स्टिल बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। ऐसा ही एग्जाम्पल आप यूनियन के लिए भी ले सकते हैं, ताकि वहाँ पे भी कोई दिक्कत ना आए। से ए इज इक्वल टू, ये पहला एग्जाम्पल था इंटरसेक्शन के लिए, यूनियन के तो इंटरसेक्शन में तो प्रूव हो गया कि आप नहीं लगा सकते कैंसिलेशन लॉ को, यू कैनॉट कैंसिल दिस ए। जैसे आप पहले कैंसिल कर लेते थे इस तरह करके, तो ये कैंसिलेशन नहीं करनी। अब इसमें मान लीजिए ए की वैल्यू है 1 2 3, से बी की वैल्यू है 3 4 एंड से सी की वैल्यू है 2 3 4। अगर आप ध्यान से देखें, अभी भी b इज़ नॉट इक्वल टू सी, बट अगर आप कोशिश करें ए यूनियन बी बनाने की, तो वो बनेगी 1 2 3 4, और सिमिलरली ए यूनियन सी बनाने की तो शायद वो भी 1 2 3 4 ही बनेगी। मीन्स अभी भी इक्वल है, तो यूनियन में भी कैंसिलेशन लॉ फेल हो जाता है। तो कैंसिलेशन लॉ लगता कब है, तो इसके ऊपर भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ट्राई करते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। तो क्वेश्चन ये है कि इफ ए एंड बी, ए बी सी in fact, if A, B and C are three sets such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C, then prove that B is equal to C. So प्रूफ चलते हैं। प्रूफ कहता है कि B को C के बराबर शो करना चाहते हैं, गिवन में ये दिया हुआ है हमें। तो मैं ऐसा करता हूँ, लेट कर लेता हूँ x बिलोंग्स टू B, क्योंकि मेरा टारगेट क्या होगा,
कि बी को सी का सबसेट शो कर दें एंड सी को बी का सबसेट शो कर दें। तो पहले एक्स बी में ले लेते हैं, तो इसका सर्टन मीनिंग क्या है कि वो यूनियन में आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज कि या तो वो ए में होगा, सॉरी रेक्टिफाइड, अगर वो ए यूनियन बी में आ गया तो सर्टनली इट इम्प्लाइज कि वो ए यूनियन सी में आ जाएगा, बिकॉज ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए यूनियन सी। मैं सी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये गिवन है मुझे को, तो ये थोड़ी ट्रिक मैंने लगाई है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बी में कोई भी एलिमेंट लिया क्योंकि बी को सी का सबसेट शो करना है, तो बी में है तो ऑब्वियसली यूनियन में होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बी से तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि गिवन में तो यूनियन और इंटरसेक्शन है। तो फॉर श्योर है कि बी में है तो यूनियन में ही होगा, क्योंकि अगर बी में है तो हमें ये तो नहीं पता कि वो इंटरसेक्शन में होगा कि नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो यूनियन में ज़रूर होगा, और यूनियन ए यूनियन बी के बराबर है। तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू ए हो गया या और x बिलोंग्स टू सी हो गया, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी। तो मैं दो केस बना लेता हूँ, इफ़ x बिलोंग्स टू ए या इफ़ x बिलोंग्स टू सी, क्योंकि और केस है तो दो केस बना लिए। अगर a में आता है तो एक बात पक्की है कि x बिलोंग्स टू ए भी आ गया एंड b भी आ गया, क्योंकि b में तो मान ही रखा है। ऑलराइट, तो इसका मतलब है x इंटरसेक्शन में आ गया, x इंटरसेक्शन में आ गया। तो अगर a इंटरसेक्शन b में आ रहा है तो गिवन को यूटिलाइज करें, इंटरसेक्शन में आ गया तो फिर से इंटरसेक्शन c में आ जाएगा, बिकॉज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू इंटरसेक्शन c, इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू इंटरसेक्शन c। तो अगर इंटरसेक्शन में आ गया तो 100% गारंटी है कि वो c में आ गया, बिकॉज a में भी होता है और वो c में भी होता है। तो c में आ गया तो सर्टनली b से शुरू किया था, c में आ गया, तो दिस इम्प्लाइज b इज सबसेट ऑफ c। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें, अगर c में आ गया सो देयरफॉर ऑब्वियसली सेकंड केस में तो ऑब्वियसली आपने ले लिया कि अगर वो c में है ही है, मान ही लिया c में है, तो b में शुरुआत की थी, अगर b में है तो c में आ गया, तो इस केस में तो b सबसेट ऑफ c हो भी जाएगा, और दोनों केस में b सबसेट ऑफ c है, सो देयरफॉर b इज सबसेट ऑफ c and similarly we can say c is subset of b, so therefore b is equal to c। so ये प्रूफ हो जाता है हमारा कि कैंसिलेशन लॉ अगर होल्ड करवाना है, देखिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर गया ना, लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कैंसिलेशन लॉ तब होल्ड करेगा जब यूनियन यूनियन के बराबर है एज वेल एज इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन के बराबर है, दोनों ट्रू होगा तब आपका कैंसिलेशन लॉ फेल नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अब हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये कुछ जनरल सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके प्रूफ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, बट फिर भी हमें पता होनी चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ ये कहती है कि से अगर ए बी सी दे आर एनी 3 सेट्स, कोई भी 3 सेट्स हैं, ऑब्वियसली ऑल आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो ए की यूनियन अगर आप बी यूनियन सी से करते हैं, से बी यूनियन सी पहले किया फिर यूनियन किया ऐसे, या ए की यूनियन बी से करके फिर सी से करते हैं, तो वो सेम आएगी। कॉमन सेंस है, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है क्लब करना, तो आप किसी भी दो को पहले क्लब कर दीजिए फिर तीसरे को कर दीजिए। टेक्निकली इसका ये मीनिंग है कि ब्रैकेट्स की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ भी आपने पहले पढ़ रखा है, तो ए यूनियन बी को बी यूनियन ए भी तो लिख ही सकते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप सीधे अगर ए यूनियन बी यूनियन सी भी लिख देते हैं तो इसका मीनिंग क्लियर है कि हमें तीनों के एलिमेंट्स को क्लब करके लिखना है। सिमिलरली इंटरसेक्शन में भी यही मीनिंग है, ए इंटरसेक्शन अगर आप बी या सी से करें या ए की बी से करके सी से कर दें, ये भी सेम आएगा। और ऑब्वियसली कि बी और ए को उल्टा करके लिखें तो ए की सी से भी पहले कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मीन्स ब्रैकेट्स आर इमटेरियल। ये मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ पॉइंट्स यहाँ पे। मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स एंड टीचर्स जब कराते हैं तो ये चीज़ बताना भूल जाते हैं कि इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या है। ये ब्रैकेट्स हमें ये बता रहे हैं कि इंटरचेंजिंग ऑफ ब्रैकेट्स का सिर्फ इतना मीनिंग है कि ब्रैकेट्स इमटेरियल है, क्योंकि आपने पहले कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ लिया है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ जो पहले पढ़ा था वो कहता है कि बी और ए को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो बी और ए को अगर इंटरचेंज किया, जैसे मान लीजिए मैं इंटरचेंज करके ऐसे लिख दूँ, जो सेकंड वाली चीज़ थी, तो इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ब्रैकेट को अगर मैं अब शिफ्ट करता हूँ, फिर से दोबारा लगाता हूँ एसोसिएटिव लॉ, तो ए को भी तो सी से कर सकते हैं ना। यहाँ पे तो ए को सी से कभी किया ही नहीं था मैंने। तो कहने का ये मतलब है कि
किसी भी दो को करके तीसरे की यूनियन कर सकते हो, मतलब अल्टीमेटली करना तीनों को इकट्ठा ही है। सिमिलरली इंटरसेक्शन में तो जो तीनों में आए, तो जो तीनों में मोस्ट कॉमन है वो लेना है आपको, करेक्ट। देन सेवेंथ प्रॉपर्टी कहती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्वाइट इंपॉर्टेंट लॉ, और यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगेन तीनों सेट्स के लिए सपोज करेंगे कि अगर ए बी सी दे आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, एनी सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए की यूनियन कर रहे हैं लेकिन अब बी इंटरसेक्शन सी से, तो अब बहुत ध्यान रखना है कि जैसे आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे कि ए इंटू बी प्लस सी, ब्रैकेट खोल देते हैं, ए बी प्लस ए सी, इस लॉ को हम जूनियर क्लासेस में बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ रियल नंबर्स। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लगाने वाले हैं अब। तो ये कहता है कि आप ए की यूनियन बी से कर लीजिए, यूनियन को जैसे प्रोडक्ट की तरह देख लिया, करेक्ट। तो ए की यूनियन पहले कर लीजिए, फिर इंटरसेक्शन बाहर, फिर ए की यूनियन सी से, ब्रैकेट खोलना जैसे हम बोलते हैं। सिमिलरली बी पार्ट ये कहता है कि आप ए की इंटरसेक्शन अगर कर रहे हैं बी यूनियन सी से, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सिंपली ब्रैकेट खोलने को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, लेकिन वो ब्रैकेट आपको ध्यान से खोलने हैं क्योंकि ये सेम ऑपरेशन नहीं है। यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन है। तो इसको ब्रैकेट्स को जैसे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को खोलते थे वैसे खोलना है। तो दिस लॉ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, आगे जाके हम पढ़ने वाले न्यूमेरिकल डाटा जब हम करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, तो वहाँ पे बहुत एप्लीकेशन आने वाली है। तो एक एप्लीकेशन जो हमने पहले अभी की है, ये सेम क्वेश्चन, ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, तो वी ट्राई दिस बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो से if A, B, C are three sets such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C, we have to show that B is equal to C। ये हमने पहले प्रूव किया था सेट थ्योरी से। तो अब हम इसको प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है हमने पढ़ी है वो लगाकर करते हैं शो। तो से क्योंकि इससे आपका ये क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो से B से शुरू कर रहा हूँ मैं। अब ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट मैं प्रेफर करूंगा पुराने वाला मेथड जो हमने किया था कि बी को सी का सबसेट शो कर दें और सी को बी का। बट सिंस क्योंकि हम प्रॉपर्टीज आगे पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उसकी बेस्ट एप्लीकेशंस हमें आनी चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की एक एप्लीकेशन है जो यहाँ पे मैं लगाकर इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ क्वेश्चन को। तो देखिए ध्यान से, बी को आप हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, बी की यूनियन बी की इंटरसेक्शन विद इट्स यूनियन। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, वेन डायग्राम से अगर आप चेक कर सकते हैं कि अगर ये ए है और ये बी है, तो हमेशा बी इज नथिंग बट इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द यूनियन। यूनियन में सब आ जाएगा, तो ये बी है हमारा। तो बी यूनियन का इंटरसेक्शन अगर आप लेते हैं बी के साथ, तो वो बी ही आने वाला है। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि जो ये यूनियन हमने लिखा है ए यूनियन बी, मैं इसको यूज कर लूंगा गिवन के साथ, ए यूनियन सी, बिकॉज ए यूनियन बी वॉज गिवन इक्वल टू ए यूनियन सी। प्रूफ हमेशा इस तरह रिप्रेजेंट कीजिए कि सामने वाला जो पढ़ रहा है, कोई भी पढ़ रहा है, उसको बिल्कुल क्लियर रहे कि आपने स्टेप क्या लिखा है। तो आई एम राइटिंग द रीजन अलॉन्ग विद इट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है स्ट्रेट अवे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेज बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब बी इंटरसेक्शन ए, वी कैन ऑल्सो रीड दिस एज ए इंटरसेक्शन बी, कोई दिक्कत नहीं। एंड यू कैन से सी इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि इसके बारे में अभी क्या करना है वो बाद में डिसाइड करते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर दिया है? ए इंटरसेक्शन सी। सो आई कैन से ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी वॉज गिवन इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। अब थोड़ा सा इसको अगर ध्यान से देखें, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो अगर इंटरसेक्शन सी कॉमन ले लिया जाए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह, तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चेक करिए। अगर आप ब्रैकेट्स खोलते तो क्या बनता? ए की इंटरसेक्शन सी से, क्योंकि अब
उल्टा भी लगा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। तो ए यूनियन बी अगर मैं इंटरसेक्शन करूं सी से, वो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन विद सी यूनियन ए बी की इंटरसेक्शन विद सी। तो मैंने वही किया है यहाँ पे कि इंटरसेक्शन सी को कॉमन ले लिया तो ए यूनियन बी बचेगा। अब व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी वॉज ए यूनियन सी अगेन, जो पहले यूज़ किया था, और उसकी इंटरसेक्शन विद सी। तो फिर से ध्यान से देखिए, अभी जो बी के लिए प्रॉपर्टी लगाई थी कि बी को आप लिख सकते हो बी इंटरसेक्शन विद इट्स यूनियन, तो ए सी को भी क्या लिख सकते हो, सी की इंटरसेक्शन विद इट्स यूनियन। तो ये क्या आ जाएगा नट में, सी तो आ जाएगा, बी की जगह सी लिखा है बस। चेक करिए, अगर ये सी होता, दिस वॉज सी, अगर इसको सी ले लेते तो ए इंटरसेक्शन ए की सी की इंटरसेक्शन ए यूनियन बी से सी ही आ जानी है। सो देयरफॉर वी कैन गेट बी इज इक्वल टू सी। ऑल्दो ये प्रूफ छोटा है बट कॉम्पैक्ट काफ़ी है, तो ये चीज़ समझने में थोड़ा समय लगता है हमें, बट वी नीड टू मेक इट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, सिंस कि बार बार जब हम क्वेश्चंस करेंगे, रिपीटेडली एप्लीकेशंस करेंगे, तो हर बार सेट थ्योरी लगा के करने में आपको क्वेश्चन लंबा भी जा सकता है। तो वी ट्राई टू डू इट इन प्रिसाइज एंड शॉर्ट वे, करेक्ट। चलिए, तो वी मूव नेक्स्ट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो टिल डेट हमने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है दैट वाज प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वी मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 8 एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। काफ़ी स्पेशल लॉ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, तो एक बार पढ़ते हैं डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहना चाहता है। डी मॉर्गन्स लॉ स्टेट्स दैट कि अगर आप ए की यूनियन कर रहे हैं बी से और उनका नेगेशन करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, नेगेशन मीन्स कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यूनियन का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इंटरसेक्शन हो जाता है। व्हाट आई मीन टू से इज कि ए ब्रैकेट खोल दिए, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, बीच में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं, कहना क्या चाहते हैं। इट टेक्निकली मीन्स कि जब भी आपने आइदर और किया, आप कहते हैं जैसे एक स्टेटमेंट है आइदर पी और क्यू, जो यहाँ पे ए यूनियन बी का मतलब है, तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट करते हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नाइदर पी और क्यू। मैंने कोई भी दो स्टेटमेंट्स को सिंपल सा नेम दे दिया, जैसे मान लीजिए आप कह दीजिए पी को स्टेटमेंट है कि इट इज़ रेनिंग और क्यू को स्टेटमेंट है इट इज़ कोल्ड। तो स्टेटमेंट को कैसे पढ़ेंगे मैथमेटिकली, आइदर इट इज़ रेनिंग और इट इज़ कोल्ड। तो उसका नेगेटिव करेंगे, अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, नाइदर इट इज़ रेनिंग नॉर इट इज़ कोल्ड। तो नाइदर नॉर जो होता है ना, नाइदर नॉर, ये एंड का केस होता है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नाइदर पी हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी नाइदर नॉर क्यू हो गया, पर ये है एंड का केस, मीन्स इट मीन्स नॉट पी एंड नॉट क्यू। टेक्निकली इसका ये मतलब होता है, नाइदर नॉर इज अ केस ऑफ एंड, करेक्ट। तो इसको हम थ्योरेटिकली भी प्रूव करेंगे। सिमिलरली सेकेंड पार्ट कहता है अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट करें तो ये आ जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इट मीन्स कि एंड का कॉम्प्लीमेंट अगर आप करते हैं तो इट बिकम्स कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन। मीन्स यू कैन से कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन बिकम्स यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। मीन्स अगर आप ऐसे कहना चाहते हैं, प्रैक्टिकली ये समझना चाहते हैं, तो वेन डायग्राम एक बना लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। से ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, तो मैं पहले को समझने की कोशिश करता हूँ। पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो भी ये बाहर पड़ा हुआ है, ए और बी को छोड़कर जो भी बाहर पड़ा है, तो जो भी एलिमेंट यहाँ पे होगा उसका मीनिंग क्या है। अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे पड़ा है, से ये एक्स है जो बाहर पड़ा है, तो ना तो ये ए में है ना ही ये बी में है। तीन रीजन्स होते हैं ना, ए बी और उनका कॉमन, तो ये तीनों में ही नहीं है, बाहर का मतलब ये है। तो इसलिए हमने लिखा है ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप चेक कर सकते हैं खुद, ये मैं कहूँगा कि आप खुद करें, ए का कॉम्प्लीमेंट शेड करें, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट शेड करें और उनका कॉमन रीजन शेड करें, तो वो देखिएगा यही आ जाएगा बाहर वाला ही, करेक्ट।
सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब ए इंटरसेक्शन बी तो ये होता है, तो इसमें थोड़ा समझना है। अगर कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसमें नहीं है, तो वो 3 पॉसिबल रीजन हैं जहाँ पे हो सकता है। इसका मतलब वो ए में हो सकता है और बी में नहीं हो सकता। मान लीजिए एक्स यहाँ पे नहीं है, या मान लीजिए कोई ऐसा वाई है जो यहाँ पे नहीं है, या कोई जेड है जो दोनों में ही नहीं है। मीन्स इसमें 3 केस पॉसिबल है। मीन्स आइदर इट इज़ नॉट इन ए, और इट इज़ नॉट इन बी, और इट इज़ नॉट इन बोथ ऑफ देम। तो इसलिए मैंने यहाँ पे और लगाया, ना कि एंड। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई चीज़ एंड में नहीं है, वेन डायग्राम कहता है कि एंड में नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, ये जो मैंने एरिया शेड किया है इसमें हम कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं है, इस एरिया में नहीं है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, या तो वो ए में होगी बी में नहीं, या बी में होगी ए में नहीं, या दोनों में ही नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे और लगा। क्योंकि एंड का मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे एंड लगा देता तो उसका मतलब होता कि वो दोनों में ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो तीनों केस पॉसिबल है। अगर एक में भी मिसिंग हुआ तो इंटरसेक्शन में से मिसिंग है। तो विदाउट मच डिले इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं। तो लेट अस प्रूव द फर्स्ट प्रॉपर्टी, द फर्स्ट ऑफ देम। तो ऑब्वियस हमें क्या शो करना चाहिए, प्रूफ में हमें क्या शो करना होता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बिकम्स सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बिकम्स सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो शो करते हैं ऐसे। तो पहला चीज़ ले लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू, ये 2 प्रूव है मेरे पास, आई एम राइटिंग दिस सो दैट वी आर क्लियर कि हम करने क्या जा रहे हैं। दिस इज टू प्रूव। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सर्टेनली इट इम्प्लाइज कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि अगर कोई चीज़ यूनियन में नहीं आती, इसका मतलब है कि ना तो वो ए में है, एंड अब ये मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहता हूँ 2 मिनट ब्रेक देकर, कि जब आप नॉट लगा रहे हैं, जैसे आप लगाते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो मतलब होता है या तो वो ए में होती या वो बी में होती। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ वो नहीं है, तो नहीं होने का मतलब है कि वेन डायग्राम में वापस जाते हैं एक बार, तो उसमें देखें अगर ये ए है और ये बी है, तो अगर वो यूनियन में नहीं है, मीन्स ना तो इस रीजन में है, ना इसमें है, ना बीच में है, तो इसका मीनिंग है वो बाहर है। इट मीन्स नाइदर इट इज़ इन ए नॉर इट इज़ इन बी, तभी तो वो यूनियन से एब्सेंट है ना। तो जो चीज़ ए यूनियन बी में नहीं हो, इसका मतलब है वो ना तो ए में होगी एंड ना ही बी में होगी, क्योंकि अगर वो दोनों में से किसी एक में भी आ गई तो यूनियन में आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे एंड लगेगा। तो ये बहुत ध्यान से पढ़नी है डेफिनेशन यूनियन की, क्योंकि यूनियन कहता था क्लब करना। क्लब का मीनिंग अगर किसी भी एक में हुआ तो वो यूनियन में आ जाएगा, बट अगर आप कह रहे हो यूनियन में नहीं है, तो इसका मतलब वो दोनों में ही मिसिंग है, इसलिए यूनियन में नहीं आया। तो जब दोनों में मिसिंग है तो एंड लगेगा, ना कि और। तो यहाँ पे हम कहेंगे एक्स इज नॉट इन ए एंड एक्स इज नॉट इन बी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, नॉट इन ए का मतलब हो गया कि एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, एंड नॉट इन बी का मतलब क्या हो जाएगा, वो बी कॉम्प्लीमेंट में। बाय डेफिनेशन से कॉम्प्लीमेंट की अगर डेफिनेशन याद करें तो जो ए में नहीं होता वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होता है, तो सेम वे जो बी में नहीं होता वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होता है। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ये अपने आप में सेट्स हैं, दोनों के दोनों। तो जब हम कह रहे हैं कि एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में और एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में है और एंड लगाया बीच में, तो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। अब ध्यान से अगर देखें तो कोई ऐसा स्टेप नहीं था जिसको हम वापस नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अगर कोई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में भी है एंड वो बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो ए एंड बी में नहीं होंगे। सिमिलरली अगर ए एंड बी में नहीं है तो सर्टनली इसका मतलब वो यूनियन में नहीं होंगे। ये भी ध्यान रखें कि उल्टा भी ट्रू है कि अगर वो ए एंड बी दोनों में ही नहीं है तो वो यूनियन में भी नहीं होंगे, एंड अगर वो यूनियन में नहीं होंगे तो कहाँ पे होंगे, उनके कॉम्प्लीमेंट में, यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में। तो ये दोनों में से ट्रू है, सो स्ट्रेट अवे शो हो गया कि दोनों सबसेट्स हैं। सो देयरफॉर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट becomes equal to A complement intersection B complement।
तो सिमिलरली सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं. सो लेट्स शो द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में हमें क्या टू प्रूव करना है. सेकंड पार्ट में हम शो करना चाहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट is subset of A intersection B complement. So say y belongs to A intersection B complement. तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा. This implies y does not belong to A intersection B. तो अब वापस इसमें आते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट y इंटरसेक्शन में होता है तो इसका मतलब होता है वो ए में भी है एंड बी में भी है. तो वेन डायग्राम में जाते हैं ज़रा. अगर ये ए है, ये बी है, दिस इज ए, दिस इज बी. अब हम कह रहे हैं इसमें नहीं है. मैं शेड कर रहा हूँ जो रीजन है जिसमें नहीं है. दिस इज माई रीजन. इसमें नहीं है तो वो यहाँ पे हो सकता है, मतलब ए में हो सकता है, बी में ना हो, बी में हो सकता है, ए में ना हो, या दोनों में ही ना हो. तो दैट मीन्स जब हम कहेंगे कि वाई ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो इसमें किसी भी एक में मिस हो गया तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ही यही होता है कि दोनों में चाहिए. तो यहाँ पे एंड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आइदर ये ए में नहीं था या ये दोनों में नहीं था, क्योंकि और केस में सारे केस कवर हो जाएंगे. क्योंकि अगर एक में भी मिस हुआ तो इंटरसेक्शन में मिस है, तो इसलिए और लगाया है. हो सकता है कि दोनों में मिस हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक में होता दूसरे में ना होता, तो वो वाले केस भी तो इसमें काउंट करने पड़ेंगे ना हमें. तो जब भी हम कहते हैं कि y इज नॉट इन ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स वो किसी भी एक में मिस हो गया इसलिए इंटरसेक्शन में नहीं आया. तो यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए और लगता है अगर नॉट इन ए इंटरसेक्शन बी हो, जो उसकी डेफिनेशन उल्टा है. ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है. यूनियन की जब हमने करी थी पहले डेफिनेशन, तो यूनियन में हमने कहा था होता है तो और आ जाएगा और नहीं होता तो एंड आ जाएगा. इसमें भी उल्टा ही है. अगर होता है एलिमेंट तो एंड आता है, लेकिन अगर नहीं होता इंटरसेक्शन में तो और आता है. बिकॉज मैंने अभी समझाया कि नहीं होने का मतलब है कि तीन केस पॉसिबल है, या तो वो ए में हो बी में ना हो, या वो बी में हो ए में ना हो, या दोनों में ना हो. तो तीनों केस में इंटरसेक्शन में नहीं आएगा. तो इसलिए यहाँ पे और आएगा ना कि एंड, क्योंकि अगर आपने एंड लगा दिया तो वो एक ही केस कवर करेगा कि जब वो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ. तो हमें तो तीनों केस कवर करने हैं, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी. तो y अगर a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो इसका मतलब अभी हमने क्या पढ़ा कि वो a में भी नहीं है, या सॉरी वो a में भी नहीं है, a में नहीं है या b में नहीं है, दोनों में से किसी भी एक में एब्सेंट है. तो इसका मतलब हो गया कि वो a कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा या b कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा. तो जिसका मीनिंग होगा कि वो a कॉम्प्लीमेंट की यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा. एंड इसमें कोई शक नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हैं. आई विल लीव इट टू यू कि ये सारे के सारे स्टेप्स रिवर्सेबल है. मीन्स यू कैन यूज डबल इम्प्लाइज. सो दिस देयरफॉर वी कैन से कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बिकम्स अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. सो दीज आर सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं डी मॉर्गन्स लॉ तक.